उसमें जनरल सॉल्यूशन वगैरह जाने की जरूरत नहीं होती, जनरल सॉल्यूशन वगैरह जाने की जरूरत नहीं होती। यदि कंडीशन बोल रखी है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ले रहा है, यदि कंडीशन में बता रखा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ले रहा है, तो फिर उस केस में आप जैसे सोच रहे थे, जैसे सात्विक ने भी बताया था, ध्येय आपने भी बताया था, दोनों के आपके सही थे, लेकिन उस केस में फिर वो सात्विक वाला जो था वो वाला ज़्यादा बेटर था, क्योंकि उसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ थी कि उसमें कन्वर्जन कर करके लेकिन वो तब करना है जब उसने बोला कि जब सारी प्रिंसिपल वैल्यू के अलावा बाकी जनरल वैल्यू लेता है तो। लेकिन जब तक ऐसा नहीं बोला जाता तब तक वो आपका क्या नॉर्मल से ही करो, जिस तरीके से डायरेक्ट किया था वैसे करो। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। नंबर प्रॉब्लम चल रहा था हमारा, डिजिट प्रॉब्लम्स। नंबर प्रॉब्लम में एक और क्वेश्चन करवाना है मुझे, एक और बढ़िया क्वेश्चन करवाना है। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। ये आया हुआ है एग्जाम में। टू नंबर्स A and B are chosen at random from the set of first 30 natural numbers. Then find the probability that, इजी है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 होगा। आशी बेटा 1 महीने बाद आई हो क्लास में आप। आशी आंसर दो। चलो पहला पार्ट तो मैं बता देता हूं, कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या जाएंगे, 30 नंबर्स है, 30 नंबर्स में 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो 30C2 टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। तो 30 इंटू 29/2 कैंसिल 15, तो 15 इंटू 29, जल्दी से बताओ कितना होता है, जल्दी से बताओ 15 इंटू 29 कितना होता है। फेवरेबल केसेस 435। फेवरेबल केसेस क्या है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बोल सकता हूं आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका क्या होगा, डिविजिबल बाई 3। अब सोचो ये दोनों नंबर डिविजिबल बाई 3 कब होगा, ये दोनों नंबर डिविजिबल बाई 3 कब होंगे, 2 केस में आएंगे। 2 केस में कौन सा होगा, लेट्स अज्यूम करो a की वैल्यू 6 होगी और b की वैल्यू 9 होगी, या a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 6, तो 9 प्लस 6 15 और 9 माइनस 6 15, तो मतलब केस 1 क्या होगा, बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाई 3। एक तो ये केस होगा। और क्या केस हो सकता है, और क्या केस हो सकता है, कोई एक डिविजिबल है दूसरा नहीं हो। लेट अज्यूम करो a की वैल्यू मैंने बोल दी 9, b की वैल्यू 1, तो a माइनस बी मतलब 9 प्लस 1 आपका क्या है 10 इंटू 8, ये 80, ये तो डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा, मतलब एक डिविजिबल है दूसरा नहीं है, उस केस में नहीं होगा। लेट्स अज्यूम करो कि दोनों डिविजिबल नहीं है, लेट्स अज्यूम करो कि दोनों डिविजिबल नहीं है, तो a इक्वल्स टू मैंने बोल दिया 8 और b की वैल्यू रख दी मैंने 1, तो 8 प्लस 1 इंटू 8 माइनस 1, तो क्या जाएगा 9 इंटू 7, बिल्कुल डिविजिबल है। चलो ये तो एक केस ले लिया, और दूसरा देखता हूँ, a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू मैंने रख दी 5, कुछ भी लिख दिया, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 7 प्लस 5 इंटू 7 माइनस 5, मतलब ये 12 डिविजिबल होगा, मतलब ये होगा। तो दूसरा केस क्या होगा, या तो दोनों नंबर डिविजिबल बाई 3 हो, या फिर दोनों नंबर ही डिविजिबल बाई 3 नहीं हो, तो उन दोनों केस में होगा। लेकिन एक नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा, उस केस में नहीं होगा। तो मतलब केस 1 ये होगा ये, और केस 2 क्या होगा, बोथ a एंड b आर नॉट डिविजिबल बाई 3, दोनों ही डिविजिबल बाई 3 नहीं होंगे। तो मतलब उस केस में फेवरेबल केसेस क्या होंगे, दोनों डिविजिबल बाई 3 है, मतलब डिविजिबल बाई 3 कितने होते हैं, टोटल 30 नंबर्स है,
तो 30 नंबर्स में 3n+1 टाइप के कितने होंगे, 1 4 7 से लेके और आपका क्या है 28, मतलब 10 नंबर्स। 3n+2 टाइप होगा 2 5 8 से लेके 29, मतलब ये भी 10 नंबर्स। और 3n टाइप होगा 3 6 9 से लेके 30, मतलब ये भी आपका क्या है 10 नंबर्स। तो बहुत डिविजिबल बाई होगा। तो फेवरेबल केस में दोनों डिविजिबल मतलब 10c2, या फिर दोनों डिविजिबल नहीं है, दोनों डिविजिबल मतलब इन दोनों में से ले लिया तो आपका क्या है 20c2। तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, 10c2 का मतलब 10 × 9/2 × 1 प्लस 20 × 19 अपॉन 2 × 1 अपॉन कितना है आपका 435। ये आपका क्या होगा 5 और ये आपका क्या होगा 10। तो कितना हो जाएगा आपका 45 + 190 अपॉन 435। सोल्व करूंगा तो कितना जाएगा 45, मतलब 235 अपॉन 435। सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इस इक्वेशन। किस किस का सही था, लिखो, मी लिखो, मी लिखो। सात्विक सही है, और बताओ किस किस का सही है, जल्दी से मी लिखो। दिग्विजय वेरी गुड। कैलकुलेशन एरर नहीं, कोई एक्सक्यूज मान्य नहीं है, ध्यान रखो बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। चलो, आई थिंक डिजिट प्रॉब्लम सब कर लोगे तुम लोग, नंबर प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तुम बना लोगे। काफ़ी प्रैक्टिस कर ली, जितनी भी पॉसिबल होते सारे मैंने बता दिए, जितने भी पॉसिबल है सारे बता दिए हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिखते हैं। नोट कर लिया बेटा? नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम क्या है, किसी भी इवेंट की फाइंड करनी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब उन इवेंट्स के बीच में एक आपस में इंटर रिलेशन दे रखा है, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी, उनमें रिलेशन दे रखा है, तब कैसे प्रोबेबिलिटी निकाले। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन रिलेशन बिटवीन इवेंट्स चांसेस इज गिवन, मतलब बुक्स वगैरह में ऐसे नहीं दे रखी, बस मैंने जानबूझ के अलग से कैटेगराइज करके क्वेश्चन बनाए हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, सेम कैटेगरी के क्वेश्चन आपके पास पहुंचे, उसी वजह से मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ों को। क्वेश्चन सारे मिक्स हैं आपके, जो मॉड्यूल जो क्वेश्चन है उसमें मिक्स क्वेश्चन है, मैं थोड़ा कैटेगरी करके बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे कर लेंगे मॉड्यूल, लेकिन सारे बनने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, डाउट क्लासेस में बच्चे कम आ रहे हो आप लोग, कल सिर्फ 11 स्टूडेंट्स थे, तो मैंने डे 1 डिस्कस कर लिया है प्रोबेबिलिटी का। आप डाउट्स मिस करोगे तो फिर अच्छा रहता नहीं है, आप लोगों से क्वेश्चन बनने चाहिए यार, तो कोशिश करो कि डाउट्स क्लास मिस मत करो। ठीक है, गुड। क्वेश्चन कैसे होता है, इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं, पहले क्वेश्चन कराता हूं, उसकी हेल्प से मैं समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, लेट, कौन कौन है, 3 स्टूडेंट मैं बोल देता हूं, कुश, सात्विक एंड दिग्विजय। जिन्होंने सही आंसर दिया उन्हीं का नाम लिया मैंने। पार्टिसिपेटिंग इन ए रेस, द चांसेस of winning of Kush is Kush the race, the chances of winning, the chances of, ग्रामेटिकल लिख लेना, समझ लेना, chances of winning for Kush, winning the race
फॉर कुश इज थ्राइस ट्वाइस एज दैट सात्विक। मतलब कुश के जीतने की रेस जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, वो सात्विक की आपकी क्या ट्वाइस है। एंड द चांसेस ऑफ सात्विक, चांसेस फॉर सात्विक winning the race is thrice as Digvijay. Then finds odds against their winning. odds against की डेफिनेशन याद है ना बेटा? odds against की डेफिनेशन सबको याद है? the race if tie is not possible. क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस अननेसेसरी उसको लैंग्वेज में घुमाया है, अननेसेसरी घुमाया है लैंग्वेज में। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनमें रिलेशन दे रखा है, उनमें रिलेशन दे रखा है, तो उसके बाद आपको क्या है, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, और प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद ओड्स अगेंस्ट निकलने हैं। ठीक है, तो लिख देना, फटाफट लिख देना, आंसर लिखो। 1 मिनट का टाइम लो, 1 मिनट का टाइम लो, इजी है, काफी इजी है। आंसर है बेटा अगेंस्ट विनिंग फॉर ईच, हाँ सबकी ओड्स अगेंस्ट विनिंग। चलो हिंट देता हूं, ओड्स अगेंस्ट क्या होता है, डेफिनेशन नहीं पता है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ओड्स अगेंस्ट विनिंग, इसका मतलब क्या होता था, टोटल अनफेवरेबल वेज अपॉन टोटल फेवरेबल वेज। जिसको नहीं पता है ओड अगेंस्ट, ये आंसर है बेटा। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछना, ओड्स अगेंस्ट निकालना था। गलत है दिग्विजय, मंथन गलत है, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, ओड अगेंस्ट निकालने हैं, ओड अगेंस्ट निकालने हैं। 9:9, 7:3, 2:3। देखते हैं, चलो देखते हैं क्या करूंगा। सबसे पहले मैं उसमें रिलेशन निकालूंगा, सबसे पहले। वेरी गुड प्राची, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। सबसे पहले उनमें रिलेशन निकालूंगा, तो सबसे पहले कुश, सात्विक और दिग्विजय। अब उसमें क्या रिलेशन दे रखा है, सबसे कम चांसेस किसके हैं, कुश की विनिंग की रेशियो है सात्विक के डबल है, इसका डबल है, और सात्विक का दिग्विजय से ट्रिपल है, तो सबसे कम चांसेस विनिंग के किसके होंगे, दिग्विजय के होंगे। तो मैं बोल रहा हूं लेट चांसेस ऑफ दिग्विजय विनिंग रेस, इसको मैंने बोल दिया अल्फा, तो इसके विनिंग के अल्फा हो गए। तो सात्विक क्या है, इसका ट्रिपल है, तो ट्रिपल है सात्विक का मतलब 3 अल्फा, और कुश क्या दे रखा है, सात्विक का भी डबल है, तो मतलब 2 × 3 अल्फा, तो मतलब क्या आ जाएगा 6 अल्फा, 3 अल्फा और अल्फा। अब तीनों रेस कर रहे हैं, तीनों रेस कर रहे हैं, यहाँ पे टाई हो नहीं रहा है, टाई हो नहीं रहा है, तो मतलब कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा। तो जितने भी इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। चूंकि वी नो, चूंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, 6 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो मतलब 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 1/10। अल्फा की वैल्यू 1/10 है, तो मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ विन कुश, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 6/10। 6/10 मतलब आपका क्या जाएगा 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन सात्विक, इसकी वैल्यू 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ विन दिग्विजय,
उसकी वैल्यू क्या आपकी 1/10। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ऑड्स अगेंस्ट। तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है m/m+n होते हैं। याद करो डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी m/m+n होती है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ऑड्स अगेंस्ट देयर विनिंग। तो मैं बोलूंगा फॉर कुशल, फॉर कुश के लिए क्या जाएगा, m ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। अनफेवरेबल कितना है आपका 2 अपॉन फेवरेबल मतलब 2/3। ये आपका क्या है 3 अपॉन, ये होता है m/m+n, m/m+n। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और n की वैल्यू क्या आपकी 7। तो इसके लिए बोलूँगा, सात्विक के लिए बोलूँगा 7/3 और ये क्या आपका m/m+n। तो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 9। तो दिग्विजय के लिए क्या हो जाएगी 9/1। तो 2/3, 7/3, 9/1 किस किस के सही है, सात्विक गलत है, प्राची सही है, प्राची सही है, ठीक है। किस किस के सही है, मी लिखो, वेरी गुड थे, वेरी गुड खुश। बाकी बच्चों, स्नेह वेरी गुड, ठीक है। 4 बच्चों के सही हैं। यार ये तो बहुत इजी था यार, ये तो बनना था, गलत बात है, ये तो बनना चाहिए था यार। इतने इजी क्वेश्चन नहीं बनोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा 12th DPS के बच्चों, एक छोटी सी बात बतानी थी तुम लोगों को। कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है इन केस तुम लोगों में से जिसका भी बैकलॉग चल रहा है, जिसका भी कुछ भी बैकलॉग चल रहा है, या फिर कोई भी सिलेबस है, सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें उसका क्लास के साथ साथ नहीं चल रहा है, तो एक बार क्लास के बाद 2:30 बजे के बाद मुझे कॉल कर लेना। एक बार मैं बात करके उसमें कुछ हो सकता है तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ ऐसे से इसमें। इन केस कोई बच्चा ऐसा है जिसका बैकलॉग चल रहा है या फिर उसके सिलेबस में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो एक बार मुझे कॉल कर लेना। अल्टीमेटली देखो फ़ायदा तुम्हारा होना है, तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही बैठे सारी चीज़ें। तो कोई भी कोई इशू हो तो एक बार मुझे कॉल कर लेना। चलो एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, ये ट्राई करो, ये भी काफ़ी अच्छा है, देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। ईजी है, ये काफ़ी ईजी है। अच्छा अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए वो अनबायस्ड डाइस वाले, अनबायस्ड डाइस वाले। अब बायस्ड डाइस मतलब जिसमें चीटिंग होती है, चीटिंग होती है मतलब जैसे इसमें आपका क्या है, वो शोले मूवी देखी थी ना, उसमें अमिताभ बच्चन के पास जो सिक्का था उसमें दोनों तरफ हेड वाला था, वो आपका क्या होगा बायस्ड डाइस। तो मतलब कई बार क्या होता है को बड़े तेज लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं अपने चीटिंग करके रखते हैं, तो डाइस में आपका क्या दो तरफ 6 लगा के रख लेते हैं, तो ऐसा चीटिंग वाला हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, पीएनसी वाले तरीके नहीं लगेगा, उस केस में लॉजिक से लगा के करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कैसे क्वेश्चन करेंगे। इफ ए बायस डाइस इज थ्रोन with probability PI, प्रोबेबिलिटी PI किसको डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग I एज आउटकम, वेयर PI is directly proportional to I, then पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, if the dice is thrown then find the chances of getting composite face. Second, if two dices, ये इंपॉर्टेंट है, देखता हूँ कैसा है, इस टाइप का आया हुआ है, एडवांस में आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है। इफ टू डाइसेस आर रोल्ड then the chances of getting a doublet,
चलो, पहले का आंसर 10/21 बिल्कुल सही है अनुष्का, वेरी गुड मंथन, वेरी गुड सात्विक, सही है सबका, सबका सही है प्राची, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बस मजा आ गया। सेकंड भी करो फटाफट से। चलो हो गया, आई थिंक मैं भी सोल्व कर देता हूँ साथ साथ में, हो गया है इसलिए मैं भी सोल्व कर देता हूँ। देखो क्या दे रखा है, इफ ए 22 डाइस आपका क्या थ्रोन है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितने आए उसके प्रोपोर्शनल है। तो क्या दे रखा आपका प्रोबेबिलिटी पी ऑफ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या जाएगा आपका पी ऑफ आई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लगाऊंगा, ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन हो जाएगी। आई मतलब कोई भी इवेंट हो रहा है, आई का मतलब क्या है आउटकम आ रहा है। यदि आपका आउटकम 1 आ रहा है तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू के इंटू 1, मतलब पी ऑफ 1 इज इक्वल टू के, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू के इंटू मतलब 2k, पी ऑफ 3 इज इक्वल टू आपका क्या होगा 3k, एंड सोन पी ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 6k। अब आपको पता है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो मतलब या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो मतलब आप क्या बोल सकता हूँ k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 5k प्लस 6k, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 1 होती है। तो टोटल आपका क्या जाएगा, ये जो बन जाएगा आपका 7 या 21k इजिकल्स टू 1, तो k इजिकल्स टू 1/21 हो गया, k इजिकल्स टू 1/21। अब उसने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, उसने क्या पूछा है, गेटिंग ए कंपोजिट फेस। कंपोजिट फेस का मतलब क्या है, गेटिंग कंपोजिट फेस। और कंपोजिट फेस क्या होते हैं, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 3 भी नहीं है, 4 हो गया, या फिर 5 प्राइम है और 6 हो गया। तो 4 होने की प्रोबेबिलिटी और 6 होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या जाएगा आपका, ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4k प्लस 6k, तो मतलब आपका क्या जाएगा आपका 10k। तो 10k मतलब 10/21, ये उसका आंसर। सेकंड का आंसर सबके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, सेकंड के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं बेटा, ठीक है। आई थिंक सेकंड खुद से कर ही लोगे, कुछ नहीं करना, डबलेट आएगा। डबलेट मतलब आपका क्या है 1 डबलेट का मतलब होता है सेम दोनों, तो 1 2 3 से लेके 6, तो मतलब बोल सकता हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर के इक्वल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू के इंटू आई स्क्वायर, और उसके सेम लॉजिक से आंसर आप दे दोगे। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक मोशन ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब जिसमें सेट्स का यूज होके आपका सोल्व करते हैं, या फिर इसको आप लोगों ने जो बोला था एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी। क्या ये 11th में पढ़ा है बेटा आप लोगों ने, 11th में पढ़ा होगा नहीं सारा, ये 11th में पढ़ा होगा आप लोगों को, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, ये सेम टू सेम वो टॉपिक है जो सेट्स होता है, डायरेक्टली सेट्स में जो रिलेशन था वही रिलेशन से आपका क्या प्रोबेबिलिटी निकल जाती है, सेट्स में जो रिलेशन था वही है। इसके बेसिक सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बेसिक सम कौन से, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, बेसिक सम ऑलरेडी हम कर चुके हैं विदाउट प्रॉपर्टी, आपको पता हुए बेसिक सम ऑलरेडी कर चुके हैं। किस टाइप के याद करो, फाइंड द चांसेस दैट द ड्रॉन कार्ड इज रेड और ए किंग, तो रेड हो गया या फिर किंग हो गया और दोनों में कॉमन हो गया, याद है, वही आपकी अप्रोच है, मतलब वही चीज आपकी क्या है अप्रोच वाली चीज है, यही आपकी क्या है अप्रोच वाली चीज है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, जैसे अपन लोगों ने याद करो वेन डायग्राम बनाए थे, तो सेम जहां पे वेन डायग्राम की हेल्प से अपन डायरेक्टली आंसर दे सकते थे। वेन डायग्राम याद है ना आप लोगों को, सबसे बड़ा जो सेट होता था यूनिवर्सल सेट होता था, यूनिवर्सल सेट की जगह अब यहाँ पे इसको सेट को मैं क्या बोल देता हूँ, आपका सबसे बड़ा जो सेट होगा प्रोबेबिलिटी के, उसके लिए मैं बोल देता हूँ आपका सैंपल स्पेस।
सैंपल स्पेस है तो ये आपका कोई भी एलिमेंट मैंने बोल दिया ए, तो ये आपका क्या होगा, ये ए हो गया। रीजन 1 मैं बोलूँ 1 और 2, रीजन 1 हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए, और 2 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ए। मान लो आपका क्या है, 2 इवेंट आ गए, तो 2 इवेंट आ गए, तो 2 इवेंट में 2 केस हो सकते हैं, या तो ये दूसरे के क्या होगा, आपके डिसजॉइंट सेट है, ये सैंपल स्पेस हो गया, 1 2 और 3 हो गया, तो ये आपके क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। याद है ना सब लोगों को? और या फिर क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएंगे, तो कॉमन आ जाएंगे तो कितने रीजन होंगे, 1 2 3 एंड 4। 1 का मतलब ए ओनली, रीजन 1 का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली। रीजन 2 का मतलब होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली। 3 का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और चौथे का मतलब क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ ए और बी, मतलब इसको क्या बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट। ये सारी चीजें आती हैं। जितने भी फॉर्मूले थे सेट्स में, सारे के सारे फॉर्मूले सेम होंगे। सेट्स में जो फॉर्मूले पढ़े थे सारे के सारे फॉर्मूले आपके क्या सेम ही रहेंगे। आपको क्या करना है, डायरेक्टली निकालना है। क्या करते थे, याद करो, एन ए यूनियन बी निकालते थे, एन ए यूनियन बी निकालते थे। ये आपका क्या था, बनता था, ये बनता था टोटल नंबर। अब एन ए यूनियन बी में एन एस का डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगी। एन ए इंटरसेक्शन बी, उसमें एन एस का डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर और नीचे मान लो एक साथ ज्यादा केसेस होंगे तो सेम सेम में होगा, तो डायरेक्टली आपका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट से भी अपन आंसर दे सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट से भी अपन आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे रूल्स वही है जो आप लोगों ने पढ़े थे। जैसे मुझे मैं बोलूं, इसमें बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एटलीस्ट 1 इवेंट, या फिर इसको क्या बोल सकता है, ए और बी। एटलीस्ट 1 इवेंट, कम से कम एक इवेंट हो या फिर ए और बी। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी रीजन की हेल्प से बोलूंगा तो 1 + 2 + 3, मतलब इसका मतलब क्या होगा आपका 1 + 2 + 3। अच्छा, क्या क्या गिवन होता है याद करो, याद है ना सेट्स में कैसे क्वेश्चन किए थे, सेट्स में कैसे क्वेश्चन किए थे, एन ए गिवन होता था तो एन ए से मैं बोलूँ पी ए गिवन होता है, तो पी ए का मतलब आपका क्या है, रीजन 1 और रीजन 3, क्योंकि 1 और 3 दोनों है सर है। एन बी गिवन होता था, वैसे पी बी गिवन होगा, पी बी गिवन होगा मतलब आपका क्या, रीजन 2 + रीजन 3 हो गया। पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, उसका मतलब रीजन 3 हो गया। और जो चीज रिक्वायर्ड थी वो अपन निकाल देते थे। इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, वो अपन को सारा निकालना है, कुछ भी नया नहीं है वो अपन को सारा निकालना है। नियंता रिपीट कहाँ हो गया, रिपीट तो कब हो, रिपीट तो ये होगा ना, वो फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला होता था पी ए + पी बी, माइनस करना पड़ता है, रिपीट थोड़ी किया बेटा, रिपीट थोड़ी किया, ये तो मैंने रीजन के हिसाब से किया। 2 मेथड पढ़े थे, याद करो, सेट्स में 2 मेथड पढ़े थे, एक आपने पढ़ा था रीजन के हिसाब से, दूसरा फॉर्मूला। ये मैं रीजन वाला मेथड बता रहा हूं जो तुम लोगों को ऑलरेडी एज ए ट्रिक की तरह पढ़ा था, तुम लोगों ने एज ए ट्रिक की तरह पढ़ा था। फॉर्मूला मैं बताऊंगा, सारे के फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन ये रीजन था। तो इन केस फॉर्मूला नहीं भी आता, वैसे तो सबको आते ही है, और ये सारे क्वेश्चन आपसे वैसे ही बन जाएंगे, इसमें नहीं भी पढ़ाता तो भी काम हो जाता। लेकिन बीच में मैं बता रहा हूँ, रीजन तो एक तरीके से ट्रिक है, रीजन से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इनकेस रीजन से नहीं करना है तो फिर फॉर्मूला तो है ही आपके पास, तो फॉर्मूला में आते हैं, वो फॉर्मूला में माइनस करूंगा, ये तो रीजन करके मैं बता रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ बताना है, ये आपको ऑलरेडी आता है, लिख लो फटाफट। अब मैं फॉर्मूला बता देता हूँ सारी चीजें। अच्छा, मुझे इसका मतलब बताओ, ए नॉट इंटरसेक्शन बी,
इसमें कौन कौन सा रीजन आएगा, अब बता सकते हो ए नॉट इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन आएगा, 1 2 3 4 कौन सा रीजन आएगा, ए नॉट इंटरसेक्शन बी उसमें कौन कौन सा रीजन आएगा, 2। देखो कैसे करूंगा, ए नोट का मतलब ए ना हो, ए नोट मतलब ए ना हो, ए नो हो मतलब ये अलाउ, इसके अलावा बाकी, या तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा या फिर 4 हो जाएगा। उनका इंटरसेक्शन बी का मतलब बी हो तो मतलब 2 और 3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है, क्लियरली एक ही पार्ट है कॉमन 2। आशी बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जैसे मान लो आपका ऐसा दे दिया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका रीजन बताओ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट रीजन बताओ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का मतलब क्या हो गया, रीजन 1 प्लस रीजन 3, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के अलावा बाकी, बी के अलावा बाकी मतलब 2 और 3 के अलावा बाकी, या तो क्या होगा आपका 1 या फिर 4। अब देखो उसमें से यूनियन है, यूनियन में मतलब एक बार भी आ जाता है, तो मतलब आपका क्या है 1 तो कॉमन है, 1 + 3 + 4, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं होगा, आपको गिवन होगा, पी ए गिवन होगा, पी बी गिवन होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन होगा और ये पूछ लेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका आपका क्या है, रीजन बना के आप आंसर दे सकते हो। इसमें मुझे कुछ भी पढ़ाना नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो नया था जो पढ़ाना हो, सब आपको ऑलरेडी आता है, सब आपको ऑलरेडी आता है। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए एक बार फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। वैसे मुझे पता है कि तुम फॉर्मूले से नहीं करने वाले हो, वैसे मुझे पता है फॉर्मूले से नहीं करने वाले हो, वैसे मुझे पता है रीजन से ही करोगे, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में आपको फॉर्मूला लगाना है। एनसीईआरटी में ऐसे रीजन से नहीं करते, एनसीईआरटी में फॉर्मूला से ही करना होता है, इसलिए फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 12th के एग्जाम भी आपको देने हैं। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। मतलब यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, ऑल फॉर्मूलाज एंड रूल्स ऑफ सेट्स आर अप्लीकेबल हेयर। जो फॉर्मूला और रूल्स पढ़े थे, रुक जा नियंता, रुक जा, बीच में मत बोल, एक बार टॉपिक पूरा हो जाने दे, डाउट क्लियर हो जाएगा, बीच में मत बोल। जितने फॉर्मूला और रूल्स पढ़े थे हम लोगों ने सेट में, सारे क्लियर हो जाएंगे। नियंत्रण रुक जा, तेरे डाउट क्लियर हो जाएगा, मुझे पता है तेरे को, एक बार रुक जा, रुक जा, ठंड रख। हाँ लिख लिया तो डन लिखो, मैं सारे फॉर्मूला लिखवा देता हूं। वेरी गुड। बाकी लोग, ये वही चीजें हैं जो सेट्स में पढ़ा आप लोगों ने, कुछ भी नया नहीं, इस टॉपिक में कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ 3 सेट में दिक्कत आती है, जैसे 3 सेट में आपको याद 11th में भी दिक्कत आई थी, वैसे इसमें भी 3 सेट में दिक्कत आएगी। और स्पेसिफिकली ये नहीं पूछेगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें 12th वाली चीजें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मिक्स करके ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला जेईई मेंस में या फिर जेईई एडवांस में। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, लेकिन सिर्फ इस टाइप का डायरेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें काफी चीजें मिक्स करके देगा। चलो क्या क्या पता है आप लोगों को, ये प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उसकी वैल्यू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल टू 1 होगी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ये आपकी क्या होगी, एक पहली कंडीशन होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 होगी। ये आपके क्या बेसिक कंडीशंस है जो आपको ऑलरेडी आता है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट, क्या बोल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इसकी वैल्यू क्या आपकी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऑलरेडी पता है आपको, ठीक है। अब उसमें कुछ रूल्स होते थे, रूल्स ये होते थे, पहला रूल, इफ ए इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, एस का मतलब सैंपल स्पेस, एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, ऑलरेडी बता चुका हूं, एंड बी इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ये सबसेट होता है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। याद है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 होता है, तो उस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है,
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 होता है, क्या होता है? उस केस में मैं क्या बोलता था, याद करो रूल, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, सेट्स बोलेंगे। या फिर प्रोबेबिलिटी के केस में डेफिनेशन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी के केस में ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी के केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी, सेट्स के केस में डिसजॉइंट सेट होगी। तो डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। तो उस केस में दोनों सेट्स कुछ ऐसे होंगे, एक सेट ये होगा, एक सेट ये होगा, ए है, ये बी है और ये सैंपल स्पेस है। तो इस केस में बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये जो होगी, क्या ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ए यूनियन की बी की मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम है? क्या ये ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम है? ये आपके क्या है, पी ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेंज पूछ लिया, ए यूनियन बी की रेंज, ए यूनियन बी की रेंज, ए इंटरसेक्शन बी की रेंज, इस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा मैं। मोर देन वन में एक बार क्वेश्चन आया था आईटी में, जेईई एडवांस में मोर देन वन में आया था। 4 ऑप्शन दे रखे थे, ए यूनियन बी की रेंज, ए इंटरसेक्शन बी की रेंज, ए कॉम्प्लीमेंट बी की रेंज, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की रेंज। तो मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहीं की इन्हीं से वैल्यू से ही निकलेगी, ठीक है। ये तो 2 के लिए है। मैं बोलूंगा इनफैक्ट 2 से ज्यादा इवेंट हो, 2 से ज्यादा इवेंट हो, 3 4 5 6 7 ऐसे हो, तो उस केस में भी ये डायरेक्टली आपका क्या रूल अप्लीकेबल होता है। तो मैं बोलूंगा इनफैक्ट सपोज सैंपल स्पेस कंटेन्स events E1, E2 and so on En, and all events are mutually exclusive. All events are mutually exclusive, are finitely mutually exclusive, mutually exclusive. Then तो मैं क्या बोल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ई आई, आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके n। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ आई आई का मतलब क्या होगा, ये आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सोन यूनियन En। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड सोन प्रोबेबिलिटी ऑफ En। ये इनफैक्ट वाला रूल ये सब के लिए, यदि सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसमें होगा। एक यहां पे कंडीशन ध्यान रखना, प्रोवाइडेड डेफिनेशन ऑफ ईच प्रोबेबिलिटी should be satisfied। आईआईटी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं करूंगा इस टाइप का भी। ईच प्रोबेबिलिटी का मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी, 0 से लेके 1 में, और पर्टिकुलर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी वो भी क्या रहेगी, 0 से लेके 1 में। कौन सी कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई वो हमेशा लाई करेगी 0 से लेके 1 के बीच में, और यूनियन की भी प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1। मतलब जब भी मान लो कुछ ऐसा दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट मान लो 3x प्लस 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4x माइनस 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी x माइनस 2/1, x माइनस 2/3 ऐसा दे दे, और उसके बाद बोल दे तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उस केस में x की रेंज निकालो। तो 4 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन कौन सी होगी, P1 की वैल्यू 0 से 1 में, P2 की वैल्यू 0 से 1 में, P3 की वैल्यू 0 से 1 में, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इस पूरे की वैल्यू 0 से 1 में। अब उन चारों कंडीशन को सोल्व करूंगा और x की इनइक्वालिटी के लिए सोल्व करूंगा, और x की इनइक्वालिटी चारों का इंटरसेक्शन जो होगा वो आपका फाइनल आंसर। आईआईटी जेईई में ये क्वेश्चन आ चुका है, जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। इस पैटर्न टॉपिक से 2 बार टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, एक रेंज वाला क्वेश्चन आ चुका है और एक सेपरेटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले आ चुके हैं। मैं दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, पहले नोट कर लो। फाइनाइटली का मतलब
ये इनफाइनाइट टर्म नहीं चल रही, ये जो है नंबर है ना ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रही, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट में अलग कंसेप्ट लगता है, वो मैं आगे बढ़ूंगा। इनफाइनाइट वाली सीरीज अपना डे 5 में क्वेश्चन है इनफाइनाइट वाली सीरीज के, उसमें अलग कंसेप्ट है। मतलब ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि प्राची और कुशल टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो प्राची आपका क्या है जीतती है जब इवन नंबर आता है, कुशल जीतता है जब आपका क्या है मान लो ओड नंबर आता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि प्राची ही जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि प्राची जीतेगी, जबकि कुशल पहली बार टॉस करता है, कुशल पहली बार टॉस करता है और कुशल पहली बार मानता है, तो प्राची ही जीतेगी इसकी होगी। तो मतलब पहली बार टॉस करेगा कुशल और जीतना किसको, प्राची को। तो वो क्या हो जाएगा उस केस में, अच्छा डाइस लगा लो यार, एग्जांपल मैंने बोल लो डाइस लगा लो, कोई नहीं डाइस लगा लो, ठीक है। तो पहली बार कुशल टॉस करता है तो मतलब प्राची को जीतना है, मतलब कुशल को हारना है, प्राची पहली बार जीत गई तो कुशल लूज प्राची विन। या फिर क्या हो सकता है कुशल लूज प्राची भी लूज, कुशल तीसरी बार लूज होगा लेकिन प्राची चौथी बार विन करेगी। या फिर क्या हो सकता है कुशल लूज प्राची लूज, कुशल लूज प्राची लूज, फिर कुशल पांचवी बार लूज और प्राची आपका क्या विन होगी, मतलब प्राची जीतनी है। तो इस टाइप से ऐसी सीरीज बनती रहेगी। ये आपका क्या इनफाइनाइट सीरीज वाले प्रॉब्लम्स आएंगे। थोड़ा आइडिया लगा किस टाइप के क्वेश्चन हो, आइडिया लगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ चुके हैं जेई में। हंटर वाला है, दो हंटर आपका क्या है एक दूसरे को बर्ड को टारगेट करके आपका क्या उसके ऊपर एरो निशाना लगाते हैं। तो उसमें पहले हंटर की विनिंग प्रॉब्लम, दूसरे हंटर की विनिंग प्रॉब्लम और तीसरे हंटर की विनिंग प्रॉब्लम है, और तीनों एक के बाद एक लेते हैं। मतलब पहला हंटर 1 मारेगा, फिर हंटर 2 मारेगा, फिर हंटर 3 मारेगा, ये कंटिन्यूसली है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि हंटर 3 ही आपका क्या बर्ड को किल करेगा। ये क्वेश्चन आया था आईआईटी में, इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी में आया था, ये इस पैटर्न का। तो उस केस में सबसे पहले हंटर 1 ने मारा, हंटर 1 का हिट नहीं हुआ, हंटर 2 ने मारा, हंटर 2 भी हिट नहीं हुआ, हंटर 3 ने मारा, हंटर 3 का फर्स्ट अटेम्प्ट में हिट हो गया। या ये पहला केस। दूसरा केस हंटर 1 ने मारा हिट नहीं हुआ, हंटर 2 ने मारा हिट नहीं हुआ, हंटर 3 ने मारा उसका भी हिट नहीं हुआ। 4 टाइम आपका हंटर 1 ने मारेगा उसका तो हिट नहीं होगा क्योंकि हंटर 3 ही किल करेगा। 5 टाइम आपका क्या हंटर 2 मारेगा, 5th टाइम हंटर 2 मारेगा वो भी हिट नहीं होगा। 6 टाइम हंटर 3 ने मारा वो हिट हो गया। तो इस टाइप से एक सीरीज बनती रहेगी। ये वाला क्वेश्चन आपका आईआईटी में आ चुका है, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में बेटा इनफाइनाइटली क्या होता है, ठीक है। नोट हो गया, डन लिखूं ये। अच्छा ये तो पहली कंडीशन है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। याद करो दूसरी कंडीशन क्या थी, कितने केस होते हैं ए यूनियन बी में 3 केसेस होते थे। 3 केसेस क्या होते थे, या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या फिर सम एलिमेंट होता है, और या फिर कोई एक दूसरे का सबसेट हो। 3 ही कंडीशन होगी। केस 2, इफ ए एंड बी हैविंग सम एलिमेंट्स, सम इवेंट्स, सम केसेस, सम एलिमेंट्स बोल देता हूं या फिर आउटकम्स कॉमन। तो उस केस में वेन डायग्राम क्या बनेगा, उस केस में वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ए है ये बी है, तो वेन डायग्राम 1 2 3 एंड 4 होगा। तो उस केस में ये बीच में कॉमन होगा। तो इस केस में डायरेक्टली फॉर्मूला जो था, जो सेम फॉर्मूला आपका क्या यहाँ पे कर रहा है, फॉर्मूला क्या था याद करो, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता था एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता था, ठीक है। तो उस केस में मैं निकालूंगा, उस केस में क्या निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी निकालने, तो एन एस से डिवाइड कर दूंगा सबको, एन एस से डिवाइड कर दूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसकी वैल्यू क्या आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और केस 3, when one event is subset of other। यदि कोई एक इवेंट दूसरे का सबसेट हो, लेट एज्यूम करो कि ऐसा हो, ये इवेंट ए दे दिया है और ये इवेंट आपका क्या दे दिया, बी दे दिया है। तो अब उस केस में बता सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बता सकते हो किसके इक्वल होगी।
ए यूनियन बी का मतलब क्या है, दोनों, दोनों वाला, दोनों मतलब ये आपका क्या हो जाए, बड़े वाला कौन सा है, बड़े वाला मतलब पी ए, ये कौन सा होता है, लार्जर वाला, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इसकी वैल्यू आपका क्या है, पी बी, ये कौन सा होगा आपका कॉमन। तो क्या इस केस में ए यूनियन बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ए यूनियन बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, इस केस में मिनिमम होगी। तो इस केस में मैं बोलूँगा पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, आपकी मिनिमम होगी। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि पी ए यूनियन बी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू या तो क्या होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू या तो हो क्या होगी, पी ए प्लस पी बी, या तो ये होगी या फिर 1 होगी, या तो पी ए प्लस पी बी होगी या फिर 1 होगी। पी ए प्लस पी बी जब गिवन है, इनकेस कुछ नहीं गिवन है तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या 1 होगी, या फिर मिनिमम क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, मैक्सिमम फ्रॉम पी ए और पी बी। एक से ज़्यादा इवेंट दे दिए तो उन दोनों में से मैक्सिमम हो गया, उन दोनों में से आपका क्या होगा, मैक्सिमम हो गया। जल्दी से लिख लो। इसके जो बेसिक सम्स है वो मैं नहीं कराऊंगा, बेसिक सम आपको ऑलरेडी आते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं बेसिक सम्स वाले, बस थोड़े से रेंज वाले क्वेश्चन और बस म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाले का बस वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी, बाकी बेसिक सम ऑलरेडी आते हैं आपको। डन लिखो बेटा, नोट हो गया, डन लिखो जल्दी से। जैसे ये मैं बना देता हूं वेन डायग्राम आपकी हेल्प करने के लिए। ये ए है, ये बी है, ये 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन और 4 रीजन। ये विदाउट रीजन, रीजन मुझे पता है रीजन से ही करोगे, लेकिन विदाउट रीजन फॉर्मूला, जैसे मैंने बोल दिया एन ए ओनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए ओनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए ओनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए ओनली। तो ए ओनली होने के तरीके मतलब सिर्फ और सिर्फ ए होने का तरीका। इसको कैसे लिखूंगा, इसको कैसे लिखूंगा, यूनियन और इंटरसेक्शन की टर्म्स में डेफिनेशन कैसे लिखागा, ए ओनली कब होगा, ये कब होगा, पी ए ओनली कैसे लिखूंगा, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस होता है, याद है, ए में से ए इंटरसेक्शन बी, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस होता है, तो उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली बोलते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली बोलते थे। लेकिन सेट्स की फॉर्म में, सेट की फॉर्म में क्या लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या ऐसा ही बोलते हैं, क्या ऐसा ही बोलते हैं? क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा देगा, ये पूछ लेगा, ये पूछेगा पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है, पी ए ओनली। तो ये एक ही बात है, ये पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन या फिर पी ए, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू निकलेगी, तीनों की वैल्यू निकलेगी, पी ए में से निकल गया पी ए इंटरसेक्शन बी। जैसे पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ ए एंड बी। अब यदि रीजन आपको पता है, रीजन आपको पता है वो तो ठीक है, लेकिन नन ऑफ ए बी को कैसे लिखेगा, नन ऑफ ए बी को कैसे लिखेगा, वो क्या होगा, नन ऑफ ए बी मतलब रीजन 4, रीजन 4 क्या आएगा आपका, ये क्या रहेगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या आपकी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसको नन ऑफ ए और बी का मतलब करूंगा, नन ऑफ ए और बी मतलब नॉट ए नॉट बी, नॉट ए नॉट बी, और उनका यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा, कैसे लिखूंगा, नॉट ए नॉट बी यूनियन हो गया इंटरसेक्शन होगा, कैसे लिखूंगा इसको, नॉट ए नॉट बी यूनियन हो गया इंटरसेक्शन, जल्दी से बताओ, इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं होगा, नियंता इधर देख, इसको क्या बोलूंगा, पी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। नॉट ए मतलब ए ना हो और नॉट बी मतलब बी ना हो, उन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन है। यदि यूनियन करता तो फिर इसके अलावा बाकी का पूरा रीजन आता, यूनियन करता तो इसके अलावा बाकी का पूरा रीजन आता। समझी नियंता, समझी? तो इसकी लैंग्वेज क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा वैल्यू, तो बस इसकी निकालना है, इसको मीनिंग बताना है कि ये क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ लेगा पी फाइंड इफ पी ए इक्वल्स टू समथिंग, ऐसा दे देगा, इफ पी ए इक्वल्स टू दे रखा है, पी बी दे रखा है और पी ए इंटरसेक्शन बी दे दिया, देन पूछेगा फाइंड पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट।
तो सबसे बढ़िया तरीका, तो बेस्ट मेथड तो क्या है इसका, बेस्ट मेथड तो क्या होता है, रीजन से, रीजन से करोगे। बेस्ट मेथड तो क्या होता है, रीजन से। पीए का मतलब रीजन कौन सा हो गया, 1+3, पीबी का मतलब 2+3, और पी ए इंटरसेक्शन का मतलब 3, तो मतलब ए की वैल्यू 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी, उसके हिसाब से सारा निकाल दो आंसर, वरना फॉर्मूला तो है ही, फॉर्मूला तो है ही। अच्छा मैं बोलूं पी ऑफ एग्जैक्टली 1 फ्रॉम ए और बी, P एग्जैक्टली 1 फ्रॉम ए और बी, इसको कैसे लिखेंगे, P एग्जैक्टली 1 फ्रॉम ए और बी कैसे लिखेंगे, उसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या होगा, इसको मतलब क्या बोल सकता हूं, P A ओनली और P B ओनली, P A ओनली और B ओनली। A ओनली को कैसे लिखा था मैंने, ऐसे लिखा था, इसको बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। ये क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों डिस्जॉइंट है। A ओनली का मतलब ये पार्ट और B ओनली का मतलब ये वाला पार्ट, दोनों एक दूसरे के आपके क्या है, डिस्जॉइंट सेट है, तो ये हो गया। अच्छा इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, एक तरीके से और बोल सकते हैं, ये पूरा वाले पार्ट में से ये पार्ट माइनस हो जाएगा, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, बचाओ तो ये भी बोल सकता हूँ P A यूनियन B माइनस P A इंटरसेक्शन B। याद आया सेट्स में, सेट्स में याद आ रहा, रिलेट कर पा रहे हो ना बेटा, सही से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अच्छा अब इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन C, या फिर रीजन की हेल्प से करो, PA प्लस PB, तो ये बीच वाला पार्ट कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, एक्चुअली कितनी बार चाहिए, 1 बार में चाहिए, तो माइनस कर दो, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या है आपकी, PA प्लस PB माइनस 2 टाइम ऑफ PA इंटरसेक्शन B। ये क्या आपका फॉर्मूला हो गया, P एग्जैक्टली 1 फ्रॉम A और B। कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, अपना लॉजिक बनाना है, इमीडिएटली फॉर्मूला बना लेना है, और इसकी नौबत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप तो इसी से करोगे, मुझे पता है फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप तो इसी से करोगे। लेकिन फिर भी यदि फॉर्मूला लगाना है तो रटने की जरूरत नहीं है, अपना लॉजिक लगाना, आंसर आएगा। ये कब करना है, ये कब करना है, एनसीईआरटी में, 12th क्लास की एनसीईआरटी में आ गया तो अब ये मेथड लगाना है, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो मुझे पता है यही लगाने वाले हो तुम लोग। जल्दी से करो, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं मैं। ये फॉर्मूले नहीं भी बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में है इसलिए बताया, मुझे पता है तुम तो ऐसे ही करने वाले हो। लास्ट वाला फिर से देख, इधर देख नियंता, P एग्जैक्टली फ्रॉम A और B, P एग्जैक्टली फ्रॉम A और B मतलब एग्जैक्टली A, मतलब इसको रीजन की हेल्प से बेलूंगा तो रीजन की मतलब A ओनली प्लस B ओनली, मुझे ये आंसर चाहिए था, A ओनली प्लस B ओनली, मतलब ये पार्ट चाहिए और ये पार्ट चाहिए। तो ये पार्ट कहां से आएगा, ये पूरा पार्ट A में, तो मैं बोल सकता हूं PA, ये पूरा पार्ट प्लस PB, PA में 1+3 और 2+3, मुझे 1 और 2 चाहिए, मतलब 3 कितनी बार आ गया आपके पास, 2 टाइम आ गया, तो माइनस 2 टाइम PA इंटरसेक्शन B। आया समझ में, रीजन में ऐसे ही तो करते थे, रीजन में ऐसे ही तो करते थे, तो रीजन से ही करने वाले मुझे पता है। ये फॉर्मूले तो बस मैंने लिखवा दिए आपको एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी में है इसलिए फॉर्मूला लिखवा दिए, वरना हम तो ये वाला मेथड यूज करने वाले, आप भी यही करोगे, बाकी भी यही करेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से करवा दूंगा एक बार। नोट हो गया, डन लिखो जल्दी से, नोट हो गया, डन लिख दो। चलो एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन टाइप का, बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कल से नेक्स्ट के लेक्चर से, कल के लेक्चर से 12th का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, कल के लेक्चर से 12th का हो जाएगा। आज तक जितना भी पढ़ा, ये जो पहले से 6 लेक्चर जो हो गए, ये 6 लेक्चर अपने 11th के हुए, कल के लेक्चर से अपना 12th का पोर्शन स्टार्ट होगा प्रोबेबिलिटी का। अभी तक जितना भी पढ़ा था ये सारा 11th का है। हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लो। लेट ए डाइस इज रोल्ड and defined event A as outcome is prime and
इवेंट बी एज आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 3, then find probability that पहला ए और बी अकर्स। ए और बी का अकर्स का मतलब क्या हो गया? ए और बी का अकर का मतलब कौन सा पार्ट, कौन सा हो गया? ए और बी का मतलब, या फिर इसकी लैंग्वेज कोई बोल सकता है एटलीस्ट वन इवेंट अकर। ए और बी अकर मतलब एटलीस्ट वन इवेंट होता है, मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछा है? नियंता। ये आपको पूछा है यूनियन। सेकंड, ओनली इवेंट बी अकर्स। ओनली इवेंट बी अकर्स। ओनली इवेंट बी मतलब बी ओनली अकर्स। थर्ड पार्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स। और फोर्थ पार्ट, आइदर बोथ और नन अकर्स। या तो दोनों अक्कर करे या फिर दोनों अक्कर नहीं करे। अभी करना है या घर पे कर लोगे आराम से? बहुत बेसिक है। अभी करना है या घर पे कर लोगे? बताओ, अभी सॉल्व करना है या घर पे कर लोगे? अरे बोलो ना, अभी सॉल्व करना है घर पे करना है? एक कर दो। अरे एक क्या कर दो, 1 मिनट में तो सारे हो जाएंगे। 1 मिनट में सारे हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है इसमें। बताओ, रीजन की हेल्प से करना है या फिर फॉर्मूले की हेल्प से? रीजन की हेल्प से करना है, फॉर्मूले की हेल्प से, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो इवेंट ए क्या दे रखा है आपका? ए इवेंट क्या दे रखा है आपका? आउटकम प्राइम। प्राइम कौन कौन सा हो सकता है? 2, 3, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या जाएगी? 3/6। तो आपकी क्या जाएगी? 1/2। इवेंट बी क्या दे रखा है? आउटकम मल्टीपल ऑफ 3। आउटकम मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब आपका क्या जाएगा? आउटकम मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या जाएगा? पी बी। इसका मतलब दो कैसा है? 3 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी आपका 2/6, मतलब आपका क्या है? 1/3। क्या दोनों में कॉमन है? क्या दोनों में कोई कॉमन है? कॉमन इवेंट। कॉमन इवेंट कौन सा है आपका? 3। तो बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 1/6। अब रीजन बना दो। रीजन की हेल्प से फटाफट आंसर दे देंगे, विद इन सेकेंड में सारे आंसर आ जाएंगे। ए बी और ए इंटरसेक्शन बी, और ये फोर्थ हो गया। तो सबसे पहले आपका ए का पार्ट, ये रीजन आपका क्या होगा? 1, 2 और 3। तो ये रीजन किसकी वैल्यू है? ये रीजन की वैल्यू कौन सी है? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये रीजन आपका क्या है? 3 की वैल्यू। ये वैल्यू किसकी है आपकी? 1+2 की वैल्यू, 1+3 की वैल्यू, और ये वैल्यू है आपकी 2+3 की वैल्यू। अब देखो, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1/6। मैं रीजन से कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूले से नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी रहेगा। रीजन की हेल्प से ये 1/6 है, तो ये वैल्यू क्या आपकी, क्या इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए ओनली 1/2 माइनस 1/6। तो आंसर एलसीएम क्या जाएगा? 6, 3 माइनस 1, तो आपका क्या है? 2/6, मतलब आपका क्या है? 1/3। तो इस पार्ट का आंसर 1/3, और इसका आंसर क्या जाएगा? बी। इस पार्ट का आंसर, इस पार्ट का आंसर क्या दे रखा है? 1/3 माइनस 1/6। तो एलसीएम क्या है आपका? 6, 2 माइनस 1, तो क्या है आपका? 1/6। तो इसका आंसर क्या आपका? 1/6। तो कौन सा पूछा है? इवेंट, ओनली इवेंट बी अकर, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1/6 हो गया, एक का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा उसने?
ए और बी और एटलीस्ट वन, ए और बी और एटलीस्ट वन का मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट क्या है 1/2, 1/3 प्लस 1/6, ये आपका क्या पूरा हो गया 1/2 प्लस ये छोटा वाला पार्ट आपका क्या जाएगा, आपका 1/6। तो एलसीएम क्या जाएगा 6, तो 3 + 1 4/6 मतलब आपका क्या है 2/3। इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी कर, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी मतलब आपका क्या, या तो ये वाला पार्ट हो या फिर ये वाला पार्ट हो, या तो ये पार्ट हो या फिर ये वाला पार्ट हो। तो इसका आंसर क्या आपका 1/3 प्लस 1/6। तो आंसर क्या जाएगा 6, 2 + 3/6 मतलब आपका क्या 1/2। और चौथे का मतलब एग्जैक्टली बोथ या फिर नन, तो इसका आंसर क्या जाएगा 2/3। तो पी नन, इसका आंसर क्या आपका 1 - पी ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू 1 - 2/3 मतलब आपकी क्या है 1/3। तो इसका आंसर क्या आपका 1/3। तो एग्जैक्टली बोथ और नन, बोथ मतलब दोनों हो तो इसका आंसर 1/6 और नन दोनों एक दूसरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 1/3। सोल्व कर लेना आंसर। तो ये आपका क्या जाएगा 1/2। कितना इजीली हो रहा है, कितना इजीली हो रहा है। लेकिन एनसीईआरटी में मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स में। तो 5 मार्क्स के हिसाब से इसमें 2 पेज भरने हैं। डायरेक्टली इस तरीके से नहीं करोगे, ये तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपन ने कर दिया, लेकिन एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं करेंगे। आया समझ में? 3 मिनट वेस्ट कर दी तुम लोगों ने, ये ऑलरेडी आता था। जल्दी से लिखो। चलो अब जिस टाइप के क्वेश्चन मुझे करवाने थे वो कर लेते हैं। ये 5 मिनट आप लोगों ने अननेसेसरी खराब कर दिए थे, नहीं तो अभी तक हो जाता। चलो कोई बात नहीं, होमवर्क अभी डे 2 मत करो, डे 2 कल के लेक्चर के बाद करना, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता करा दूंगा तब उसके बाद डे 2 करना। और डे 2 में भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों से, ऑलमोस्ट सारे बन जाएंगे। बस एक बार पढ़ लो, पहले मत करना, पहले करोगे तो फिर हो सकता है तुमसे क्वेश्चन ना बने, फिर तुम टेंशन में जाओ यार प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आ रही। क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इफ, बहुत इजी है ये, बहुत इजी है, फटाफट आंसर चाहिए मुझे, विद इन 30-40 सेकंड में आंसर चाहिए। इफ पी ए इज इक्वल टू 1/3 एंड पी बी इज इक्वल टू 5/6। जानबूझ के करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन कहाँ जानबूझ के इसलिए करा रहा हूँ जिससे कंसेप्ट क्लियर हो तुम्हारे। बाकी क्वेश्चन करोगे आईटी वाला। देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, पहला पार्ट पी ए यूनियन बी और दूसरा पार्ट पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा मैक्सिमम मिनिमम पूछ लेगा या फिर रेंज ऑफ, एक ही बात है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो या रेंज हो, दोनों एक ही बात है। चलो देखते हैं। मैक्सिमम पी ए यूनियन बी, मैक्सिमम ये कब होगा, जब डिसजॉइंट हो, जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो। इसकी वैल्यू क्या आपकी क्या होगी पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वैल्यू क्या आपकी 1/3 प्लस 5/6। तो इसको बोल सकता हूँ 2/6 प्लस 5/6। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? ये कितनी होगी 2/6 प्लस 5/6, 2/6 प्लस 5/6 मतलब 7/6। 7/6 तो हो नहीं सकती, 7/6 तो हो नहीं सकती प्रोबेबिलिटी। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, क्योंकि मैंने 2 ऑप्शन दे रखे थे पी ए प्लस पी बी और 1। पी ए प्लस पी बी और 1 मतलब जो आपका क्या है, आपका छोटा हो, जो छोटा हो, पी ए प्लस पी बी और 1 या फिर 2 जो छोटा हो। और उस केस में पी ए यूनियन बी मिनिमम, मिनिमम कब होगा जब दोनों में से कोई एक सबसेट हो, दूसरे का सबसेट हो। और सबसेट कौन सा होगा, बड़े वाले का छोटा। 1/3 बड़ा है या 5/6 बड़ा है? क्लियरली दिख रहा है कि आपका क्या है 5/6 इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा 1/3। तो आपका क्या होगा, आपका इसका मतलब ये क्या होगा, आपका इवेंट बी ऐसा होगा और ए उसका सबसेट होगा। तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी आपकी बी वाले इवेंट के जैसे, मतलब 5/6। तो मतलब पी ए यूनियन बी बिलोंग्स टू क्या जाएगा, इसकी रेंज क्या होगी 5/6 से लेके 1। ये तो आंसर, यूनियन में दिक्कत नहीं आती, यूनियन में दिक्कत नहीं आती, मतलब प्रॉब्लम आती इंटरसेक्शन में। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
तो क्लियरली मैं बोलूँ पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी से हो गया। अब क्लियरली मैं बोलूँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या आपकी मिनिमम, अच्छा ये माइनस है ना, इसकी वैल्यू मिनिमम, और इसकी मिनिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी मैक्सिमम। निकालो फटाफट से, बाकी कब होगी मिनिमम मैक्सिमम। इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिनिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, जल्दी से बताओ। 2/6 और 1/6, 2/6 1/6 आई थिंक सही है, सही है, 2/6 और 1/6 सही है। अब देखो यहां पे एक लॉजिक बताता हूं, ये तो कंसेप्ट ये है, एक तो कंसेप्ट ये है, इसके हिसाब से एक लॉजिक और देखो, एक इसका एक डायरेक्ट मेथड बताता हूं। पी ए की वैल्यू क्या आपकी 1/3, मतलब इसको बोल सकता हूँ 2/6, और पी बी की वैल्यू क्या आपकी 5/6, मतलब 6 आपका क्या है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में आपका क्या होगा, एलिमेंट्स क्या होंगे 6 होंगे। तो ए में एलिमेंट क्या होंगे आपके 2 और बी में एलिमेंट क्या होंगे आपके 5। क्या इस चीज़ से आप एग्री कर पा रहे हो, क्या इस चीज़ से आप एग्री कर पा रहे हो, इस चीज़ से आप एग्री कर पा रहे हो, ठीक है। अब ये ऐसा केस है, तो अब इस केस में बताओ ए और बी में, ए और बी में, ए इंटरसेक्शन बी, उसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं जब एक छोटे का आपका सबसेट हो, मतलब मैक्सिमम आपका क्या है 2 कॉमन हो सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/6। और मिनिमम कब होगे, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आपकी मिनिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब इतनी दे रखी थी आपकी, इसकी वैल्यू उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। मिनिमम कब होगी बताओ, मिनिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी जल्दी बताओ। अब देखो यहां पे आप देखोगे ना एन ए प्लस एन बी, उसकी वैल्यू क्या आपकी 7 है, विच इज ग्रेटर देन सैंपल स्पेस, ग्रेटर देन सैंपल स्पेस है, मतलब दोनों इवेंट का मतलब ग्रेटर देन सैंपल स्पेस हो नहीं सकता। इसका मतलब डेफिनेटली एक इवेंट तो कॉमन होगा ही होगा, इस केस में एक इवेंट तो एलिमेंट तो कॉमन होगा। तो मतलब मैं बोलूँगा बोथ मस्ट हैव वन कॉमन एलिमेंट, एक एलिमेंट तो कॉमन होगा ही होगा। तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/6। ठीक है, नोट करो। एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, टाइम हो गया वैसे यार, आज देना था, आज करवाना था, आज करवाना था, चलो टाइम हो गया, एक काम करता हूँ कल ही करते हैं। ये आज टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया यार, ये टॉपिक आज कंप्लीट होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कल से मैं 12th का पोर्शन स्टार्ट करता हूँ। अभी सिर्फ थ्योरी रिवाइज कर लो और बाकी कुछ नहीं करना। आईटीएफ और प्रोबेबिलिटी जितना हो जाए हो जाए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक आएगा आपके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक आएगा पेपर में। अभी 2 क्लासेज हो रहे हैं, मैं कंप्लीट करा दूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय। अरे आ रहा हूँ ना मेरे भाई, क्यों खा रहा है मेरा फोन, चलो बाय।